जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट के लीक हो जाने के संदर्भ में चर्चा हो रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से पोज किया जा रहा है, दरअसल 1998 से 1999 के काल की समीक्षा करनी थी जेपीसी को, और पीसी चाको जो केरला से कांग्रेस के सांसद हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। 30 सदस्यीय ये जेपीसी है जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के हैं। बहरहाल इसमें मसला ये है कि 4 यूपीए के कम है और वो अगर तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थन करे तो ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन एनडीए ने यहां हमला दूसरा भी जारी रखा है कि क्यों हमारी तरफ आप उंगली उठा रहे हैं और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट लीक कैसे हो गई। ये दूसरा मसला। लालकृष्ण आडवाणी जो कि एनडीए की बैठक से निकले वो इस बारे में ब्रीफ कर रहे थे। लेकिन इस समय देश की निगाह जिस मुद्दे पर है वो है इस तरह की घटनाएं जो रुकने का नाम नहीं ले रही। वो एक महिला हो सकती है, वो 5 साल की बच्ची हो सकती है, वो 6 महीने की दुधमुही बच्ची हो सकती है, लेकिन ये लोग किसी भी उम्र में फर्क नहीं कर रहे और ये जघन्य अपराध रोकने का और किसी एक खास तबके से, किसी सोशियो इकोनॉमिक क्लास से आते हुए भी नहीं लग रहे हैं। ये अलग अलग तबके के लोग हैं और क्यों ये ऐसा करते हैं, क्यों समाज में जागरूकता के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद, सख्त कानून ले आए जाने के बावजूद इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। और इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर माला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर माला, समझ में ये नहीं आ रहा कि असल में वो कौन सा कॉज है जिसको रूट कॉज समझा जाए और जिसको एड्रेस किया जाए। मेरे विचार से आई थिंक ये एक सामाजिक समस्या बन गई है जिसमें कि ये माना जाना चाहिए कि लोगों में डर नहीं है और आपस में कम्युनिटी वॉच नहीं है जिससे कि ये लगे कि किसी को भी कि मैं जो गलत काम कर रहा हूं उसको किसी तरह से भी रोका जाएगा। अब इसी केस को ले लीजिए, अगर कम्युनिटी वॉच होता है एक ही नेबरहुड में जहां इतने सारे लोग रह रहे हैं, उसी में ही एक कमरे में बंद कर और किसी ने 2 दिन तक 1 दिन तक देखा तक नहीं कि वो कमरा बंद क्यों है और क्या हो रहा है, एक लोगों में इंडिफरेंस आ रहा है। डॉक्टर माला, हालांकि आप ये सही कह रही हैं कि संवेदनशीलता निश्चित रूप से घटी है। पड़ोस में क्या हो रहा है, अब पड़ोसी को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अगर कुछ उसको हो सकता है आवाजें भी आए लड़ने झगड़ने की या किसी के रोने की, तो सोचता है हटाओ जाने दो, कौन जाए वहां और पचड़े में फंसे। लेकिन इस एक मामले में ये भी सामने आ रहा है कि 35 कमरे हैं इस इमारत में, 60 से ज्यादा लोग यहाँ रह रहे थे, किराए में रह रहे थे, उनके घर में लोग आए हुए थे, वो भी रहते थे और एक पूरा भीड़ भड़क्के का माहौल बना रहता था और आवाजें शोर आता ही रहता था। उस तालाबंद कमरे से बहुत ज्यादा रोने चिल्लाने की आवाजें नहीं आ रही थी, कराहने की आवाजें आ रही थी और उस कराहने की आवाज को बहुत ध्यान देकर सुना गया। तब पता ये चला कि हाँ शायद अंदर कोई बच्ची है जो कराह रही है। और क्योंकि ये शायद इसलिए भी यहाँ नहीं लगता कि ये उस तरह की एलीट सोसाइटी नहीं है जहाँ पे बड़ी पॉश सोसाइटीज में एक को दूसरे से मतलब नहीं रहता। यहाँ शायद आवाज उतनी तेज थी नहीं कि बाहर गई हो और लोगों ने उसको अनसुना किया। नहीं, पर उसके अलावा ये भी तो देखिए कि कमरा क्यों बंद है, लोग आने जाने वाले कुछ तो उसका देखे। जब बच्ची गुम हुई है और जैसे उन्होंने ढूंढना शुरू करा है, तब तो ये आना चाहिए ना कि किसी कोने में कहाँ, सब जगह ढूंढने की वो यत्न रहना चाहिए था। तो थोड़ा सा आई थिंक सोशल जो विजिलेंस है वो कुछ कम रही है। इसमें एक सामान्य अनुभव ये कहता है, डॉक्टर जयंती शायद आप बेहतर बता पाएंगी, लेकिन आपका रुक करने से पहले सुषमा स्वराज इस वक्त कुछ कह रही आई, उनके पास चलिए। जिन गुजारों के लिए वाली बातें मुझे डॉक्टर्स ने बताई, केवल उसके साथ बलात्कार नहीं किया गया बल्कि उसके शरीर में 3 बड़ी मोमबत्तियां और एक तेल की शीशी उसके शरीर से कल दयानंद अस्पताल के लोगों ने निकाली थी, लेकिन यहां आकर के उसका पुनः ऑपरेशन करना पड़ा। बच्ची की वैसे हालत स्थिर है, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अगर जिएगी तो पता नहीं कितनी और सर्जरी अभी इसकी करनी पड़ेगी। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात उन्होंने मुझे बताई कि मैडम ये अकेली लड़की नहीं है, बराबर के कमरे में चली गई 5 वर्ष की एक और बच्ची बलात्कार की ही शिकायत इसी कैंपस में लावारिस पड़ी मिली थी। हम उसका भी इलाज कर रहे हैं और जब मैं उस बच्ची को मिलने के लिए गई, वो सो रही थी, तो वहां की नर्सिस ने बताया कि जब ये होश में आती है तो सिर्फ इतना कहती है कि मेरे
लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज अपना दर्द, अपनी पीड़ा और अपनी संवेदना जाहिर करते हुए, आइए वापस चलें। और उन्हीं डॉक्टर्स ने कहा था कि 3 दिन पहले हमने एक लड़के को डिस्चार्ज किया 5 वर्ष के, जो फिलोरी का शिकार हुआ। अब 3 घटनाएं एक साथ, एक सप्ताह के अंदर अंदर ऐसी घटनाएं हैं जिनका इलाज एक में हुआ है। अभी आते ही मैंने देखा कि मध्य प्रदेश में 5 वर्ष की एक बच्ची डायबिटीज की शिकार हुई। इसका मतलब समाज में मानसिकता इतनी विकृत हो रही है, ऐसी मानसिक ये मानना है कि वो कानून उसके लिए कमजोर पड़ गया है। ऐसे लोगों को अगर फांसी की सजा एक तरह से अपनी पहले कही हुई बातों को दोहराती हुई सुषमा स्वराज, उन्होंने कहा कि अगर ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं बल्कि और इनमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है, तो जाहिर है ये समाज में आती एक बड़ी विकृति का सूचक है। और फिर इससे निपटने के लिए और ऐसे लोगों में खौफ पैदा करने के लिए और ज्यादा सख्त कानून की जरूरत है। हालांकि कानून को भी सख्त बनाया गया यूपीए सरकार की तरफ से, लेकिन उससे जाहिर है एनडीए भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट नहीं। उसका कहना यह है कि इसको और कड़ा किया जाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब मुखातिब हुई थी मीडिया से सुषमा स्वराज, तो उन्होंने कहा था कि कम से कम नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में, क्योंकि जाहिर है उसमें तमाम पेचीदगियां नहीं होती हैं कि कंसेंशुअल था या नहीं और इस तरह की जांच पड़ताल नहीं होती, तो कम से कम इसको जल्द से जल्द इस तरह के मामलों को निपटाकर, और उनका कहना यह था कि यहां फांसी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और इस बीच ये अहम खबर आ रही है कि गैंगरेप के आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है। मनोज ने यह स्वीकार लिया है कि हां उसने ऐसा किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज ही उसे बिहार के मुजफ्फरपुर से लेकर आई है। सूत्र बता रहे हैं कि पूछताछ में मनोज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मनोज, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर के गांव का रहने वाला है और यहां कपड़ों की फैक्ट्रियों में काम किया करता था कैजुअल लेबर के तौर पर, उसको उसके गांव से पकड़कर आज लाया गया। हालांकि उसके गांव में जब समय की टीम पहुंची और उसके परिवार के लोगों से बातचीत की, तो परिवार के लोगों ने यह इशारा किया कि नहीं, उसकी मानसिकता में तो उसकी किसी तरह की विकृति समझ में नहीं आती थी। उसके दिमाग में कोई उसका तवाज़न खराब था या वो ऐसा कर सकता था, कम से कम घर वालों को नहीं लगता, बल्कि उसको एक हंसमुख और दूसरों को हंसाने वाले व्यक्ति के तौर पर उसकी बीवी ने पोर्ट्रे किया। लेकिन उसने जो किया है वो सबके सामने है और खुद उसने अब पुलिस के सामने ये कबूल कर लिया है। हालांकि पुलिस के सामने ये कहने के अलावा अभी उसे अगर जज के सामने ये बातें कबूलता है तो जाहिर है तभी इन बातों का मतलब निकलता है, वरना कई बार हमने ये भी देखा है कि पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज कराने के बाद आरोपी मुकरते भी देखे गए हैं कोर्ट में, और खासतौर से तब जब उन्हें कानूनी सहायता मुहैया हो जाती है और उसके बाद मामला कुछ दूसरा ही रंग ले लेता है। लेकिन यहां अभी तक जो खबर आ रही है वो ये कि रेप का आरोपी मनोज, जिसे बिहार के मुजफ्फरपुर से आज ही दिल्ली लाया गया है, उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। डॉक्टर जयंती, इसका ये जरूर बताया जा रहा है कि इसके परिवार वालों से यहां जो लोग रहते थे इसकी बनती नहीं थी। इसके पिता यहीं रहते हैं, दूसरे कुछ रिश्तेदार भी यहां रहते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं रहता था। ये बिगड़ैल स्वभाव का बताया जाता था और इसीलिए ये अलग कमरा लेकर रहा करता था और इसने एक बार ट्रेसपास किया था। इसके खिलाफ ये एक अपराध पहले से दर्ज है, लेकिन वो ये कर गुजरेगा ये किसी ने नहीं सोचा था। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि मानसिक बीमारी जो है उसके लिए तो ट्रीटमेंट मौजूद है, थेरेपी है, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, काउंसलिंग है, क्राइसिस इंटरवेंशन है। लेकिन जो विकृत मानसिकता है उसके लिए अगर आप सुधार इमीडिएटली नहीं लाते हो, उसमें और कोई थेरेपी काम नहीं करती, उसमें सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट या तो फिर डंडा। अगर इस बंदे को पता चले कि हाँ आई कैन डू इट एंड आई कैन गेट अवे, मैं रिपीट करती जा रही हूं जब से ये दामिनी का केस हुआ है तब से, जब तक आप एग्जेम्पलरी पनिशमेंट सामने नहीं लाते हैं तब तक ये चीज सुधरने वाली नहीं है। और खास करके जिस तरह का काम इसने किया, देखिए इसने सिर्फ रेप नहीं किया, इसने एक वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस में तब्दील किया इस चीज को। आप देखिए कर्राती हुई 5 साल की बच्ची कितनी रेजिलियंट होगी, वो कितने ऑपरेशंस आप कर लेंगे। अभी जो सुषमा जी ने कहा दूसरे 5 साल की बच्चे की बात,
उसके लिए हम लोग हैं, हम उसको दोबारा समाज में वापस रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि उस बच्ची की हालात जो है, अगर वो फिजिकली ठीक हो जाती है, वापस आती है, तो हम उसके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप करेंगे, हम क्राइसिस इंटरवेंशन देंगे, हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, क्योंकि इन बच्चों के साथ सिर्फ बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं बनती, उनकी इमोशनल प्रॉब्लम रहती है, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो गड़बड़ाता है, एडल्ट लेवल में जाके भी इसका असर पड़ता है। अगर आपने रेप विक्टिम को हैंडल किया है, जो मैं करती हूं, तो आपको ये मालूमात होगी कि एडल्ट लेवल में जाके हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप उसको मेंटेन करना भी इनके लिए परेशानी वाली बात बन जाती है। सो इट्स नॉट ओनली इमोशनल प्रॉब्लम, इट्स नॉट ओनली बिहेवियर प्रॉब्लम, इनके साथ और सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई होती है, जिसके लिए लॉन्ग टाइम लॉन्गिट्यूडिनल सपोर्ट की जरूरत होती है। एक और अहम बात कही जा रही है, अब सुषमा जी कह रही हैं कि इसमें और, क्योंकि ये मानसिक विकृति रुक नहीं रही, और कड़े कानून की जरूरत है। नीलम कटारा जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं और खुद उन्होंने इंसाफ की एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है अपने खुद के परिवार के संदर्भ में। नीलम जी, आपका अनुभव मामलों के संदर्भ में क्या है? क्या समाज अभी तक केस टू केस डील करता रहा है चीजों के साथ, या वो इंटेंट और रिजॉल्व दिखाई देता है कि नहीं पूरी तस्वीर बदलनी चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक कि अभी पूरी तस्वीर बदलने की बात अभी भी सीरियसली नहीं सोची गई है। स्पोरेडिकली सोच ली जाती है, फिर छोड़ दिया जाता है। और जहाँ तक सजा बढ़ाने का सवाल है, सजा जरूर आई, मगर अभी तो जो वर्मा कमेटी ने सजेस्ट किया था कि मैरिटल रेप पे होना चाहिए, वही इन लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया है। तो आई डोंट नो कि हमारे पॉलिटिशियंस कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। और नीलम जी, आपके माइक में कुछ समस्या है और आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है, उसको बदलवाते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। लेकिन तब तक मैडम खदीजा, क्या ये बात अब संजीदगी से समझी जाएगी? क्योंकि ठीक है, कई बार आपको यह भी होता है कि आपके मानस को झकझोरने के लिए, आपकी तंद्रा को तोड़ने के लिए कुछ एक ऐसे केसेस जरूरी होते हैं, लेकिन अब तो हो गया। और या फिर हमारा समाज बहुत ढीठ है, अभी उसको और इस तरह के झटकों की, टॉर्चर की जरूरत है। और जब तक वो पीड़ा और अभी पर्वत सी नहीं हुई है क्या, या फिर अब लगता है कि अब पिघलेगी? देखिए, दो चीज़ें मेरा ओपिनियन है इस पूरे अभी जो माहौल बन रहा है। एक तो ये कि मैं ये चाहती हूँ कि हम उसको थोड़ा सा राजनीति से अलग हटकर देखें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत सीरियस इशू है और बड़ी संख्या में मिसिंग और किडनैपिंग के मैटर्स माइनर बच्चियों के साथ बड़ी संख्या में न सिर्फ दिल्ली शहर में, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। और पूरा ट्रैफिकिंग का इशू और औरत को इस्तेमाल करने की वस्तु के रूप में जो हमारी मानसिकता बनती चली जा रही है, ये सिर्फ बलात्कार के एक दो इंसिडेंट्स में नहीं दिख रही है, ये रोजमर्रा की मेरी जिंदगी में मुझको दिखाई देने लगी है। जब हम डेली घर से निकलते हैं, घरों में रहते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ये जो पूरा सिस्टम बदल रहा है कि औरत सिर्फ इस्तेमाल की चीज है। और मुझे कहीं ना कहीं दिखता है कि जब इस तरह के बड़े हादसे होते हैं जहाँ पर बड़ा जुर्म होता है, जैसे जयंती जी ने भी बताया कि बहुत सारी चीजें होती है ना जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सोशियो लीगल प्रॉब्लम है। यहाँ पर कानून की मजबूती और एक पैनापन कि कानून की, सिर्फ कानून अच्छा हो, किताबों में बहुत सुंदर कानून है, लेकिन वो उसका जो लागू होने की प्रक्रिया है वो उतनी ही पैनी होनी चाहिए और क्विक होनी चाहिए, क्विक एक्शन होना भी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ये भी बहुत स्ट्रांग होना। इंटर एजेंसी में मैं सिर्फ सरकारी एजेंसियों को नहीं कहती हूँ, इंटर एजेंसी मतलब है कि पब्लिक, पुलिस, सरकार की एजेंसी, जो वुमेन्स ग्रुप्स हैं, पीपल्स ग्रुप है, इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत स्ट्रांगली होना बहुत जरूरी। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि समाज में ऐसे लोगों का बहिष्कार होना भी बहुत जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि मैम, लेकिन बहिष्कार, अब जैसे देखिए, ये मनोज के गांव में ही गांव वालों ने फैसला किया है कि हम इनका बायकॉट करेंगे, इनसे मिलेंगे नहीं, इनका बहिष्कार होगा। अभी ये एक तरीके से ये प्रशंसनीय लगता है, लेकिन दूसरा पहलू आप इसका ये भी देखें कि अभी एक आरोपी को उसका गुनाह उसने किया है या नहीं, ये तय नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले समाज ने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो ये भी तो उस मानसिकता की तरफ ही इशारा करता है, जहां एक केस क्योंकि चर्चित है और अभी लोगों का फोकस उस तरफ है, लिहाजा आप भी कुछ ऐसा करके शायद सुर्खियों में आना चाहते हैं। वो अभी जरूरी है या नहीं, ये बात दीगर है। देखिए, ऐसा है कि कानून जो सामाजिक बहिष्कार की बात है, मैं ये कह रही हूँ कि जब एक बार एक अपराध हुआ है और एक व्यक्ति आरोपी, जैसे उन्होंने अभी डिक्लेयर किया कि भाई हम अपने गांव में इनको पंचायत बाहर करेंगे या इनके साथ सामाजिक बहिष्कार करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खराबी है।
क्योंकि सपोर्ट इट, ये कम्युनिटी पुलिसिंग की बात मैं जरूर कहती आ रही हूँ, उसका ये पहल है। अगर आप समाज ये कह रहे हैं कि ये तय हुए बगैर कि वो गुनहगार है या नहीं अदालत से क्या उसको कबूला है नहीं, अभी की खबर है नहीं, उसका एक स्टेटमेंट नहीं, मैं आपको बताती हूँ, पुलिसिंग के भी एक किस्सा है, एक हिस्सा है ये कि जब स्टेटमेंट क्रिमिनल मानता है कि परपिट्रेटर मान रहा है कि हाँ, उसको मुकरने की चांस नहीं देनी चाहिए, वो स्टेटमेंट तुरंत आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि उस दरमियान जो वक्त उसे मिल जाता है वो ट्विस्ट एंड रोटेट आपको रोककर मैं ये दिखा सकता हूं, आरोपी मनोज की पत्नी इस वारदात से सदमे में है। समय संवाददाता ने मनोज की पत्नी से बातचीत की। सिर्फ मैं पूछी थी कि क्या बात है, इतना जल्दी यहाँ पे चले आए हैं, बहुत सारी फैमिली वहीं पे और जाने वाले हैं यहाँ से, तो बोले कि बस ऐसा अक्सर वो जो करण सिंह की बिल्डिंग में रहा करते थे, उसमें ऐसा है कि 5-6 साल की लड़की थी वहाँ पे, उसके साथ तो बहुत अच्छे तरीके से उसे मार दिया गया, इसलिए डर के मारे यहाँ पे चले आए, अगल बगल के सभी आदमी के यहाँ से पकड़ के ले जा रहे हैं, इसलिए हम डर के मारे चले आए हैं। फिर बाद में हम पूछे उसे कि नहीं, मेरे रूम में ही ऐसा हुआ था। जी हाँ, कि मैं सब्जी लाने चले गए थे और जब वहाँ से आते तो देखे थे तो ऐसा हादसा हो रखा था, इसलिए डर के मारे हम चले। उनके साथ और भी कोई आया था क्या? जी हाँ, उनका दोस्त था एक। क्या नाम था? प्रदीप नाम था। दरभंगा साइड का था वो। अच्छा, तो उसका उनका दोस्त भी कुछ कह रहा था कि क्या मामला हुआ, कैसे हुआ? कुछ तो आप पत्नी है तो पूछी होंगी? नहीं, उस समय ये बात हमें नहीं बताए थे, सिर्फ वो बोले थे कि बस ऐसे हम घूमने फिरने चले आए, तो वो भी बोला है कि हम भी चलेंगे साथ में। उस समय तक ये सब बात हमें मालूम नहीं था। और क्या कुछ कह रहे थे उसके बारे में? बस कुछ नहीं, बस यही सब बोल रहे थे। अच्छा, आपको क्या पता है मनोज जी पर पहले भी कोई इस तरह का केस है? नहीं, वो जब तक जब इनके लिए एक और केस हुई थी तो ठीक हो रखा, तो कुछ नहीं था उनके बारे में। आप भी दिल्ली गई थी, वहाँ रही थी? जी हाँ। जिस लड़की के साथ घटना हुआ उसको आप जानते थे? जी हाँ, छोटी सी बच्ची है। उसको आप पहचानती थी? जी नहीं। कभी देखा नहीं आप दिल्ली रहते? जी नहीं। उसके फैमिली को जानते हैं आप? जी नहीं, सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हाँ, जहाँ पे वो रहते थे वहीं पर भी बच्चा का फैमिली वाले सभी आदमी रहते थे वहाँ पे। अच्छा, ये घटना कहाँ पर हुई, कुछ पता चला आपको? वहीं करण सिंह बिल्डिंग है दिल्ली में, उनसे थोड़ा 1-2 कोस हट के है, वहीं पे वो रहा करते थे, और बिल्डिंग में हुआ था, मालूम नहीं कहाँ पे है वो। जैसा कि पुलिस का आरोप है कि इन्हीं के रूम में ये घटना घटी, इस पर क्या पता चला? उनके बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम। पत्नी ये बता रही है कि मनोज ने वहां पहुंचने के बाद जब उसने पूछा कि अचानक तुम ऐसे कैसे चले आए दिल्ली से, उसने कहा कि वहां एक घटना हो गई है, एक बच्ची को मार डाला गया है और उससे घबराकर वो पहुंच गया है। मतलब उसने समझ लिया था, ये मान लिया था कि वो बच्ची मर गई होगी, और जिस तरह की हालत करके इन लोगों ने छोड़ी थी उस बच्ची की, जाहिर है उसके बाद ये यही समझे होंगे कि अब तो ये मर चुकी है, और वो मृत प्राय ही थी उस बच्ची, वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है, उसका इलाज किया जा रहा है। बहरहाल इसने ये बताया कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, कुछ लोग आ गए थे घर में, मैं सब्जी लेने गया, तब उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया, मैं घबराया हुआ था, लिहाजा मैं यहां पर चला आया। जाहिर है ऐसा नहीं था, वो अपने घर वालों को भी बरगला रहा था और उसके उनके सामने कुछ और कहकर खुद को बताने को बचाने और खुद की बची खुची जो प्रतिष्ठा होगी घर में उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी उसने यहां पर आने के बाद गुनाह कबूल कर भी लिया है। यह भी बताया गया कि कोई प्रतीत, हालांकि वो प्रतीत कह रही है, लेकिन जो अंदाजा लगता है कि वो प्रतीत नाम का कोई शख्स होगा, दरभंगा का रहने वाला, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। क्या वो भी वहां मौजूद था? थोड़ी देर में शायद ये बात भी साफ हो जाएगी, लेकिन हम वहां पर थे कि ये विकृति क्यों इस शख्स के संदर्भ में भी। अब ये शादीशुदा शख्स है, ऐसा नहीं है कि ये किसी बात से डिप्राइव्ड कोई आदमी है, यहां पर ये रह रहा था, इसकी पत्नी भी है, फिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि इसने ये कर दिया, यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जयंती जी, आपको इसके केस में क्या समझ में आता है? देखिए, सबसे पहली बात, ये झूठ बोल रहा है। क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप इसकी देखें कि वो बच्ची मर गई थी, वो बच्ची 2 दिन तक जिस हालात में पाई गई है वो अचानक आधे घंटे का काम नहीं है। टू इंसर्ट 3 कैंडल्स इनसाइड द वजाइना ऑफ अ 5 years old, इट्स नॉट एन इजी टास्क।
एंड एक उसके साथ आपने शीशी की बोतल जो है 200 ml की वो भी घुसाई है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये आदमी जो है झूठ कह रहा है सच कह रहा है, बाकी तुरंत सॉल्यूशन हो, अभी मैंने सुना है कि वो बच्ची शायद होश में है, बात कर रही है, तो आप इस आदमी को तुरंत उसके पास क्यों नहीं ले जाते हैं? क्यों नहीं बच्ची से पूछते इसको पहचानते हो या नहीं? बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। सो अब जो इसकी बीवी कह रही है, वो बेचारी गांव में बैठी है, उसे क्या पता, जो शहर में रह रहा है जो उसे बताएगा वो तो उसी को मानेगी। उसके लिए पति परमेश्वर है, पति देवता है। पति इस तरह का हैवानियत के हद को पार करने वाली कुछ काम कर सकता है, वो मान भी नहीं सकती। सो आई डोंट बिलीव इन। नहीं मैम, लेकिन ये स्ट्रेइंग हस्बैंड्स की कहानी जो होती है वो कुछ दूसरी होती है। यहाँ तो ये विकृति है ना, यहाँ तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बेवफाई वाला मसला नहीं है। नहीं। 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा दुर्दांत कृत्य करने के बारे में वो व्यक्ति जो वैसे देखने में सामान्य है, उतना असामान्य भी नहीं। हालांकि एक ट्रेस पासिंग का मामला इसके खिलाफ पुलिस में दर्ज है, लेकिन कोई जघन्य, कोई कभी क्राइम किया हो ये इसके खिलाफ कोई इसका ट्रैक नहीं है। घर वाले भी बता रहे हैं कि ऐसा तो नहीं था कि उनको ये लगता कि ये तो कोई अपराधी है। वो उसने क्यों किया होगा ऐसा? क्या इसमें आपको लगता है कि कहीं कोई आपसी रंजिश है, कोई अदावत है, कहीं से बदला लेने के लिए कहीं पर इसने वार किया है? क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है? ये अगर आप दामिनी वाला केस देखें तो वहां पे जो 17 साढ़े 17 साल का जो लड़का था, उसकी अगर आप लाइफ हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे ही हिमसेल्फ हैज बीन अब्यूज्ड एज ए चाइल्ड। उसके साथ जो जिन लोगों के साथ वो घूम रहा था, उन्होंने पैसे देने थे, उसके पैसे उन्होंने रख छोड़े थे, उन्हें नहीं मिल रहा था वो पैसा। अब इन लोगों की जो इस तरह के क्राइम करते हैं, उनकी अगर आप लाइफ हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कि ये क्रिमिनल प्रोपेंसिटी जरूरी नहीं है कि कोई एक मेजर क्राइम के तहत सामने आए। कहीं ना कहीं इनको चोट पहुंचती है, इनकी पर्सनालिटी, इनके व्यक्तित्व में वो चीज झलक जरूर दिखती है। आपने देखा कि माँ बाप उसके साथ इसी शहर में रहते हैं, लेकिन उनके साथ उसका निपटा नहीं। रंजना कुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रंजना जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी तक के घटनाक्रम को आपने कैसे देखा? किस तरीके से हम इस घटना के संदर्भ में समाज की जिम्मेदारी तय होने के संदर्भ में आप क्या समझती हैं? कैसे रोका जा सकता है? और दूसरे, सिस्टम ने अभी तक जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया है, उसको आप कैसे देखती हैं? जहां तक सिस्टम का सवाल है, उसमें कहीं कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। जो सिस्टम हम लोग अभी तक अनुभव करते आए, सिस्टम वही है। सिस्टम वही है कि पहले FIR नहीं लिखते हैं, फिर पुलिस वाले कोई जांच नहीं करते हैं, उसके बाद फिर सिस्टम वही है कि वो पुलिस वाले कहते हैं ठीक है 2000 रुपए ले लो, किसी तरह से जाके इलाज कराओ। बच्ची के चाचा और उनका मैंने बयान अभी सुना कि वो कहते हैं कि आप अगर जाओगे पुलिस में लिखाओगे, राजनीतिकरण करोगे तो बच्ची की बदनामी होगी, और ये सब कुछ बता के उनको डरा के चुप कराने की कोशिश पुलिस वाले करते हैं। और दूसरी तरफ जब नागरिक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग सड़क पर आते हैं, और आज सुबह मैं स्वयं प्रदर्शन में थी दिल्ली ITO के सामने, जब ऐसी घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस को उसको थप्पड़ मारने में लड़की को एक बार भी सोचना नहीं पड़ता है कि किस तरह से कानून के रखवाले ही कानून को तोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो सिस्टम जहां तक है वो तो वहीं पर है। और दूसरी तरफ ये भी आप देखिए कि कानून बना, कानून बदला, और कानून में ये बात लाई गई कि अगर आप FIR नहीं लिखेंगे तो आपको 166A के तहत आप पर भी जुर्माना होगा, आप पर भी FIR होगा। अब आप ये बताएं कि पूरी घटना के बाद ना तो थाने के लोगों पर FIR हुई है, ना ही जिसने थप्पड़ मारा वो क्या वो अपराध नहीं है, उन पर कोई FIR, आपने सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी बैठा दी। और दूसरी तरफ देखिए जो राजनीतिक इच्छा है, जो राजनीतिक पूरा दांव पेच चल रहा है, उसमें सब लोग एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तरह से। रंजना जी, कुछ देर के लिए आपको रोकते हैं और आगे भी आपकी ये बातें हम सुनेंगे, लेकिन वो जगह गांधीनगर में वो कहा जा रहा है कि वो करीब 35 कमरों की एक इमारत है जहां 60-62 के आसपास लोग रहते हैं, लेकिन वो कमरा जहां इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पहुंचे हमारे संवाददाता श्रीनिवास। उन्होंने क्या देखा आपको दिखाते हैं। 5 साल की लाडली के साथ बड़ी ही बर्बरता के साथ दुष्कर्म किया गया, और उस दुष्कर्म का गवाह बना ये कमरा। ये वही कमरा है जिस कमरे में बंद मिली थी लाडली। 2 दिन पहले अपने घर के बाहर खेल रही लाडली अचानक गायब हो गई। पूरे परिवार वाले परेशान थे, लाडली कहां गई। सब जगह ढूंढा पर लाडली नहीं मिली। आखिरकार 17 तारीख को शाम को इसी कमरे से रोने की आवाज आई। जब रोने की आवाज आई तो परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, और जब इस दरवाजे को खोला गया तो बड़ी ही बुरी हालत में लाडली इसी कमरे से बरामद हुई। बताया जा रहा है कि इस कमरे में मनोज नाम का एक शख्स, जो कि 15 दिन पहले ही किराएदार के रूप में आया था, रहा करता था।
लाडली की हालत देखकर ये तो पता चल चुका था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, पर दोषी फरार था। खैर, आज के दिन दोषी पुलिस की गिरफ्त में है और दिल्ली की जनता आक्रोश में है। अब देखना है कि इस तरह की घटनाएं कब रुकती हैं। कैमरामैन राजेश त्रिपाठी के साथ श्रीनिवास, समय के लिए, नई दिल्ली से। मकान मालिक ने अपने यहां किराएदार रखते हुए उसको वेरीफाई भी नहीं कराया था। दिल्ली पुलिस लगातार, हम सिस्टम को दोष देते हैं लेकिन सिस्टम से कोऑपरेट कितना करते हैं ये भी आप सोचिए। दिल्ली पुलिस ने न जाने कितने अभियान ऐसे चलाए हैं कि कम से कम अपने यहां रखने वाले नौकर को आप वेरीफाई कराएं, कम से कम कौन सा किराएदार अपने यहां रख रहे हैं आप उसको ये देखें, तस्दीक करें इस बात की कि वो सही चाल चरित्र वाला व्यक्ति है कि नहीं, और पुलिस से इसकी सर्टिफिकेट भी ले लें। लेकिन ये कितने लोग करा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मकान मालिक की बीवी ने इस बात पर ऐतराज किया था कि इस बात को लेकर पुलिस में मत जाओ, ये तो और बखेड़ा खड़ा कर देगा, और खून से सने वहां के जो कपड़े थे उनमें से कुछ गायब भी पाए गए हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा जारी। दुआएं चल रही हैं, दुआएं हर तरफ से हो रही हैं। महाकाल के मंदिर में भी प्रार्थनाएं हो रही हैं। आज विशेष पूजा का आयोजन किया गया कि बच्ची की उम्र दराज हो, जल्द स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में वापस लौटे। हालांकि बहुत सारी बातों को बदले जाने की जरूरत है। अमूमन ये देखा जाता है कि इस तरह के संत्रास से गुजरने के बाद, इस तरह के ट्रॉमा से गुजरने के बाद वही व्यक्ति ताजिंदगी अफसोस करता है जिसके साथ ये हुआ होता है, और दूसरा उसको बचाने के लूप होल्स ढूंढे जाते हैं, लैकुना देखे जाते हैं। और ये जो कई बार कहा जाता है कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्यों है, ये विक्टिम जस्टिस सिस्टम क्यों नहीं है, यहां विक्टिम को इंसाफ दिलाने की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाती, यहां एक गुनहगार कैसे बच जाए इसकी जुगत क्यों लड़ाई जाती है। खैर, नीलम जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं, और नीलम जी आप तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसको जिया है, इसको भोगता है, और अच्छी बात यह है कि इस सब के बाद यह साबित किया है कि फिर भी नहीं टूटना चाहिए। लेकिन यह है बड़ा मुश्किल। नहीं, बहुत मुश्किल है। स्पेशली हमारे यहाँ तो वो सिस्टम है कि जब तक हम लोग उसको गिल्टी नहीं प्रूव कर पाते प्रोसिक्यूशन, तब तक वो इनोसेंट माना जाता है। और पूरे समय फीलिंग यही होती है कि आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप विक्टिम हैं, आपने क्यों नहीं अपने बच्चे की देखभाल की। तो ये बहुत ही, और हर तरह से हमारा मतलब इसलिए नहीं कोई परिवर्तन भी आता है क्योंकि समय इतना लग जाता है जब वो आरोप हुआ है, और जब तक उसका न्याय मिलता है कि समाज में वो कनेक्ट ही नहीं जाता है, वो डिटरेंट वैल्यू उसकी नहीं होती है। अभी यहां चलेगा केस, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो मैं चाहती हूं कि एक तो ये इस तरह के केसेस में जो कि बिल्कुल साफ हैं, उनमें एक ही अपील होनी चाहिए, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में अपील ही नहीं होनी चाहिए। और सबसे बुरी बात मुझे लगती है वो प्रेसिडेंशियल पार्डन वाली। अभी एक महिला राष्ट्रपति ने पार्डन किया है इतने सारे रेपिस्ट को, तो क्या सोसाइटी में मैसेज गया होगा। मेरे ख्याल से ऐसे केस, वैसे तो किसी केस में भी प्रेसिडेंशियल पार्डन जब एक 3 लेयर से चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने देश के कह दिया, तो मुझे नहीं समझ में आता कि प्रेसिडेंशियल पार्डन क्यों होता है। इसलिए जो डेटरेंट वैल्यू है वो बहुत कम है। और अक्सर, अब ये तो बच्ची छोटी है इतनी, मुझे मालूम नहीं कि इसके पेरेंट्स 15-20 साल केस परस्यू करेंगे। कौन करना चाहेगा? वो अपनी बच्ची को लेके आगे निकलना चाहेंगे या वो चाहेंगे कि उसके संग ये कहानी जोड़ते रहे जब तक वो 20 साल की हो जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। अमरजीत जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वामपंथी नेता है वो। उन्होंने कहा कि इस तरह के बहुत सारे मामलों में हम विक्टिम्स के साथ आगे बढ़े और हमने ये फैसला किया कि चलिए इनको इंसाफ दिलाएं, लेकिन कुछ दूर के बाद वो हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि हमको बख्शिए, हमको नहीं चाहिए इंसाफ, हम जाएं जिंदगी की दूसरी दुश्वारियां जो हमारे साथ हैं उनसे भिड़ने और उनसे लड़ने में अब अपनी ऊर्जा लगाएं। वैसे ही एक आम आदमी का जीना, एक मिडिल क्लास का, एक पुअर का, तमाम सारी लड़ाइयां लड़ने में वैसे ही जाता है। उसके बाद एक नया मोर्चा ऐसा खुल जाता है जिसमें उसको एक ऐसी लड़ाई लड़नी होती है कि दिन में 100 बार उसको ये लगता है कि नहीं, वो किसी भी तरीके से सिस्टम से पार नहीं पा सकता। बस अगर वो लड़ता है तो वो बस कोई ईश्वर का चमत्कार ही होता है, जो अंदर से प्रेरणा ये होती रहती है कि नहीं, चलिए फिर भी इसको करके देखा जाए। और
अगर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है और खासतौर से पैसे नहीं है, तो कुछ दूर जाने के बाद हाथ जोड़ने के अलावा और कोई चारा बचता भी नहीं। ये उसके अलावा विक्टिम पर कितना प्रभाव पड़ता है। और देखिए, एक बच्ची नहीं है, आप देखें तो इस तरह की जितनी हमारी बच्चियां हैं इस उम्र की, उन सबके लिए अगर आप इस तरह का मैसेज नहीं दोगे समाज में, तो वो बच्चियां हमारी वल्नरेबल रह जाएंगी। और ये तो जब गरीब आदमी है तो केस चल भी जाए, अगर दूसरी तरफ कोई अमीर पैसे वाला होता तो कोई सवाल ही नहीं है। इतना थ्रेटन किया जाता है, इतना प्रलोभन दिया जाता है वकीलों को, इनको गवाहों को, कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता। क्रिमिनल केस इस देश में लड़ना करीब करीब इम्पॉसिबल है। लाडली को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के घर के बाहर धरना दिया। इस दौरान सोनिया गांधी के घर के बाहर सुरक्षा के बंदोबस्त और कड़े कर दिए गए। हालांकि प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर खेद प्रकट किया है, सिस्टम को लताड़ लगाई है, कहा है कि क्यों नहीं अभी भी चीजें सुधरी हैं, तमाम कानूनी तौर पर बदलाव लाने के बावजूद उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा। जाहिर है सरकार की यह चिंता है। पिछले मामले के बाद भी, निर्भया के बाद भी ये देखने को मिला था कि खुद सोनिया गांधी ने सामने आकर इस पर अफसोस जाहिर किया था और तब उनकी आंखें नम थीं, लेकिन फिर भी ये सब नहीं रुक रहा। बावजूद इसके कि इस पर चिंता जाहिर की जा रही है, खेद प्रकट किया जा रहा है, लेकिन जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो आखिरकार उन्हीं की है और जनता भी यही कह रही है। मसला वो पुलिस कमिश्नर को लेकर गुस्से का हो, जहां पर एक सोच, एक समझ ये भी कह सकती है कि अगर महकमे के कुछ ऑफिसर्स ने कुछ बदसलूकी की या किसी को प्रलोभन दिया या कुछ किया, उसके लिए आप एक टॉप पुलिस ऑफिसर को क्यों ब्लेम कर सकते हैं। इस तरह के 100 मामले लगभग देश में हर जगह घटते हैं। अमूमन एक दिन में बलात्कार के 100 मामले देश भर में कहीं ना कहीं घटते हैं। तो क्या आप हर दिन अधिकारियों को बदलेंगे? और 100 के औसत से अगर आप लोगों को, अधिकारियों को बदलने लगेंगे तो इतने अधिकारी कहां से लाएंगे? तो क्या उसी सिस्टम पर भरोसा रखकर उसको काम करने देना चाहिए या नहीं? जो ऊपर बैठा हुआ है जिम्मेदारी उसी की है, लिहाजा उसको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने एक कांस्टेबल नहीं भेजा उस लड़की को ढूंढने के लिए, ऊपर से 2000 रुपए दे रहे हैं उसके बाप का मुंह बंद करने के लिए। मतलब अब इन लोगों की औकात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एक तो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ऊपर से उसे रोक रहे हैं। हाँ, अरे अब देश की सर्वा वो है। अभी एशियन एरिया में उनको सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल का वो मिला है, पदवी मिला, तो और किसके घर जाए? सब लोग जानते हैं, इनडायरेक्टली वही चलाती हैं। नीरज कुमार जी जो है हमारे कमिश्नर है, वो तुरंत के तुरंत इस्तीफा दे रहे। वो उस ना कुर्सी के लायक है नहीं वो जहां पर वो बैठे हुए हैं। तो पिछली बार भी जब सोनिया गांधी जी ने इतने बड़े बड़े भाषण दिए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुआ क्या? पुलिस इनकी देखो ना कैसी है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग हमारी है कि नीरज कुमार को तुरंत में तुरंत पुलिस इतना बदमाश है, एक बुजुर्ग आदमी को ऐसे दाढ़ी पटक करके जूता से मसला और दाढ़ी पकड़ के ऐसे खींच रहा। चार पुलिस वाले कहना यही है कि अब हम लोग इस तरह से प्रदर्शन, हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी जो है पुलिस उग्र हो रही है। रंजना जी, ये बुजुर्गवार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको घसीटा गया और जूते चप्पलों से उनको मारा गया। कल लड़की के साथ जो बर्ताव हुआ वो कैमरे में था, हम सबने देखा। उस लड़की की बहन रात में हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद थी, वीनू की बहन पुष्पा। उसने बताया कि मेरे साथ मेरे पेट में लाठी से पुश करने की कोशिश की गई जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वो कैमरे में नहीं है। पुलिस का बर्ताव ये क्यों है? तब हम कहा करते थे 1947 के पहले कि अंग्रेज ये ज्यादती करते हैं, उनकी पुलिस हिंदुस्तानियों के साथ यूं पेश आती है। ये तो हमारी पुलिस है। देखिए, आपने कहा कि कहां से हम अधिकारी लाएंगे, हम उन्हीं अधिकारियों के जरिए करें। इतनी सारी घटनाएं होती हैं। 2011 में 10,000 बच्चियों के साथ, जो कि 16 साल और उससे कम की उम्र की बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं देश के अंदर आई। आज ही यूनिसेफ ने डेटा रिलीज किया कि 30,000 बच्चों जो घटनाएं हुई बच्चों के साथ हुई हैं, उसमें 10,000 रेप की घटनाएं हुई। तो अगर ये इतनी 4 साल 5 साल 6 साल की बच्चियों के साथ हो रहा है और जो लोग प्रदर्शन करने जाते हैं, जो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। और फिर आपने ये भी कहा कि सोनिया जी की आंखों में आंसू थे। तो हम लोग भी जानते हैं कि
क्योंकि बड़े जोर से उद्वेलित होते हैं सब लोग। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा उन्हें बड़ा दुख हुआ। तो ये सब कुछ अगर हो रहा है तो एनसीपीसीआर क्या कर रहा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या कर रहा है, विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री क्या कर रही है, जो पूरी व्यवस्था बना रखी है, जो सारी महिलाओं के लिए काम करने वाले जितने भी इन्होंने MNEW क्या कर रहा है, तो ये सब कुछ जो बना रखा है उनको पूरी तरह से पावरलेस करके और उस पर इस तरह के अधिकारियों को बिठा रखा है जिनको महिलाओं से, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। तो एक तरफ तो वो व्यवस्था, दूसरी तरफ आपने पुलिस की व्यवस्था बता दी कि लाठी मार रहे हैं, दाढ़ी पकड़ के खींच रहे हैं, औरत को थप्पड़ मार रहे हैं, और तीसरी तरफ क्या है कि राजनीतिक तौर पर शीला जी कहती हैं कि पुलिस हमारे पास नहीं है। तो ये सब कुछ, ये पूरे दांव पेच के अंदर आज लड़की सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो कृपा करके ये मत कहिए कि हाँ ये लोग बहुत ज्यादा, अगर चाह रहे हैं तो पूरे 10 साल की सरकार होने जा रही है यूपीए की। आप मुझे एक जगह बताइए जिसमें कि किसी भी रेपिस्ट को पूरे देश की न्याय व्यवस्था के तहत, जो पूरी उस समय की व्यवस्था थी, 7 साल का 9 साल की सजा मिली हो। अभी किसी ने बताया कि छोटी बच्ची का आपने जिक्र किया, हमने खुद बच्चियों की केस लड़े। यही महिपालपुर की बच्ची, जब उसकी शादी की उम्र आ गई तब तक केस चलता रहा, 7 साल की उम्र में उसके साथ रेप हुआ। मैंने कहा मैं तो अपने गांव लेके चली जाऊंगी, आप केस लड़िए, आपको लड़ना है तो। मैं ससुराल वालों को क्या बताऊंगी कि मेरी बच्ची का रेप हुआ था। तो ये तो इस तरह की व्यवस्था में हम जी रहे हैं, और इस तरह की व्यवस्था में जब हम प्रश्न उठाते हैं तो लोग कहते हैं कि आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। तो ये आप जस्टिफाई मत करिए, आप किसी भी कार्यक्रम के जरिए इस व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को जस्टिफाई मत करिए, क्योंकि अगर आप करते हैं तो आप देश में मानसिकता बनाते हैं कि हाँ वो लोग तो कोशिश कर रहे हैं, समाज तो बिगड़ ही गया है। अगर समाज नहीं बिगड़ गया होता, परिवार में ऐसे दरिंदे नहीं पाले जाते, तो आप देखिए कि कितनी बड़ी दरिंदगी छोटी बच्ची के साथ हुई है, और तमाम बच्चियों के साथ हो रही है। एक बच्ची नहीं है जिसके साथ हुआ है। और फिर उसके बाद अब इस बच्ची का क्या होगा? इस बच्ची की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। रंजना जी एक और खबर आ रही है कि आपको हमको भनक नहीं लगी, लेकिन सोनिया गांधी एम्स पहुंची और वहां जाकर उन्होंने बच्ची का हाल जाना। अच्छा किया उन्होंने, वो कब पहुंची? अच्छा किया उन्होंने, हम लोग बड़े आभारी हैं इस बात के लिए। हम लोग को बड़ा इस बात का अच्छी बात है कि सोनिया जी महसूस करती हैं और जाती हैं। लेकिन अगर सोनिया जी व्यक्तिगत तौर पर महसूस करती है, जाती है, तो अपनी पूरी व्यवस्था को महिलाओं के हक अधिकार के प्रति दुरुस्त करें, अपनी पूरी पार्टी को दुरुस्त करें, लोगों को जो जगह जगह बिठा कर रखा उन लोगों को काम करने के लिए मजबूर करें। उन्होंने कहा, मैंने भी देखा, उन्होंने कहा कि हमें एक्शन चाहिए, हमें एक्शन चाहिए। तो एक्शन के लिए आप अपनी पूरी टीम को उतारिए, आप अपनी पूरी टीम को झकझोरिए कि प्लीज एक्शन करो। और ये मत करो कि कानून बदल भी गया, बर्मा कमीशन की किसी तरह चलो रोते गाते किसी तरह कानून बन गया, हम लोगों ने सबने इतनी मेहनत की, और अब उस कानून के बारे में जानकारी पुलिस स्टेशन में दिल्ली रंजना जी इसमें नजरिया क्या बनाना चाहिए? क्या कर रहे हैं रंजना जी, एक जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया हुआ है, ये उस सिस्टम की खामी है। उस सिस्टम में आके जब एक कोई पॉलिटिकल पार्टी या उसका अलायंस फिट होता है तो वो उसी तरीके से काम करता है जैसा कि वो सिस्टम के तहत उसको आजादी या लिमिटेशंस उसकी बनी होती हैं। या आपको ये लगता है कि ये पॉलिटिकल विल का सवाल है, गिवन सिस्टम में भी चीजें मूव हो सकती हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो तो? देखिए, दुनिया में गिवन सिस्टम में चीजें मूव होती हैं। ऐसा नहीं कि रेप नहीं होता है, दुनिया में हर जगह रेप होता है, लेकिन रेपिस्ट पकड़ा जाता है, रेपिस्ट को सजा दी जाती है, रेपिस्ट के साथ वही सारा जो कानून है वो लागू होता है, त्वरित न्याय होता है, जो सुनिश्चित न्याय होता है। ये नहीं होता है कि आप बोल दें कि नहीं तुम जाना मत मीडिया में, तुम जाना मत, लोगों को बताना मत, इसका राजनीतिकरण हो जाएगा। आपकी बात सुनते हैं जयंती जी, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। यही बात कमोबेश अब से कुछ देर पहले विजय गोयल साहब ने भी कही थी, लेकिन जब मुंह बदलते हैं तो क्या चीजें और उनकी कही हुई बातों का वजन भी घटता है या बढ़ता है? अभी रंजना जी जब कह रही थी कि नहीं गिवन सिस्टम में ही चीजें बदल सकती हैं अगर विल हो तो, विजय गोयल अभी मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो इनके पास विल है और ना ही इनके पास विजन है, और इसीलिए ये सब हो रहा है। एक ब्रेक के बाद चर्चा जारी है।